निएंडरथल युग के अंत में थॉरिन एक गुफा में आग जलाता है ताकि उसका परिवार रात भर गर्मी में रह सके। बच्चों के सोने के बाद थॉरिन और उसकी प्रेग्नेंट पत्नी हेरा एक कोने में थोड़ा रोमांस करते हैं। अगली सुबह थॉरिन कुछ शेलफिश लेने के लिए एक तालाब पर जाता है। जब वो कुछ चट्टानों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर पड़ता है। गिरने की वजह से उसका शरीर काफी दर्द कर रहा होता है, पर शुक्र है कि वो जिंदा बच जाता है। गुफा में थॉरिन की खांसी रुकने का नाम नहीं लेती और हेरा उसके शरीर पर पड़े नील देखकर काफी चिंता में होती है। अगले दिन थॉरिन को खांसी होती रहती है, पर वो फिर भी खाने की तलाश जारी रखता है। आखिरकार वो इतना कमजोर हो जाता है कि हेरा उसे वापस गुफा में ले आती है। दिन भर थॉरिन बुखार की वजह से कांपता रहता है। उसका परिवार उसे पीने के लिए जड़ी बूटियों का घोल देता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। उसका सीना अभी भी घायल है, इसलिए हेरा वहाँ एक गहरा छेद करके थोड़ा खून निकालती है और फिर जख्म को जड़ी बूटियों से ढक देती है। इससे आखिरकार थॉरिन थोड़ा शांत होता है। कुछ समय बाद थॉरिन अभी भी आराम कर रहा होता है। हेरा को उनके बचने की चिंता होती है, इसलिए वो अपनी बेटी लार्क को आग जलाना सिखाने की कोशिश करती है। कुछ कोशिशों के बाद आखिरकार आग जल जाती है। एक्साइटेड लार्क दौड़कर गुफा में अपने पिता को अपनी कामयाबी दिखाने जाती है, पर वहाँ उसे पता चलता है कि उसके नन्हे भाई की मौत हो चुकी है। थॉरिन आखिरकार अपने बिस्तर से उठता है ताकि बच्चे को दफना सके, जबकि उसकी पत्नी दुख में पूरी तरह टूट जाती है। उस रात हेरा अभी भी सदमे में होती है। थॉरिन पौधों का इस्तेमाल करके रंग बनाता है और हेरा का हाथ पकड़कर गुफा की दीवार पर उसके हाथ का निशान बनाता है। कुछ दिनों बाद जब हेरा बाहर टहल रही होती है, तभी उसका वाटर ब्रेक हो जाता है। लार्क उसे वापस गुफा में ले आती है, पर थॉरिन उसे बाहर इंतजार करने को कहता है जब तक उसकी माँ बच्चे को जन्म देती है। एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है। हालांकि इसके बाद हेरा काफी कमजोर हो जाती है। दिन बीतते जाते हैं और हेरा की तबीयत खराब ही रहती है। आखिरकार उसकी मौत हो जाती है और थॉरिन उसे उनके बच्चे के बगल में ही दफना देता है। उस रात वो दीवार पर अपने हाथ का निशान भी बनाता है। कुछ समय बाद थॉरिन किसी तरह एक छोटी बांसुरी तराशता है और उसे अपने बच्चों के लिए बजाता है। थोड़ा सोचने के बाद वो हेरा का नेकलेस लार्क को दे देता है। जब वो खाने की तलाश में गुफा से बाहर निकलते हैं तो इलाके में दूसरे इंसानों को देखकर हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत छुप जाते हैं और उनके जाने का इंतजार करते हैं, लेकिन रात तक वो लोग वहीं होते हैं। थॉरिन अपना सामान इकट्ठा करता है और अपने बच्चों के साथ वहाँ से निकलने का फैसला करता है। अगले दिन परिवार को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है, इसलिए वो बच निकलने के लिए तेजी से सफर करने की कोशिश करते हैं। कुछ सुबह बाद थॉरिन की आंख तब खुलती है जब कोई उसके कंधे को हिला रहा होता है। वो देखता है कि ये वही अनजान लोग हैं, तो वो अपने बच्चों को जगाता है और वो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मर्द उन्हें घेर लेते हैं और उन्हें जाने से रोक देते हैं। थॉरिन अपने बच्चों की हिफाजत के लिए दौड़ता है। वो घबराया हुआ है क्योंकि वो इन लोगों की भाषा नहीं समझ सकता। वो एक निएंडरथल है और ये लोग होमो सेपियंस हैं। उन अजनबियों में से एक उनसे बड़ी नरमी से बात करता है और इशारों से समझाता है कि वो उन्हें खाना दे रहा है। थॉरिन और लार्क सूखा हुआ मांस लेने के लिए राजी हो जाते हैं और तब मुस्कुराते हैं जब उन्हें समझ आता है कि ये ग्रुप उनका भला चाहता है। जब अजनबी वहाँ से निकलने लगते हैं तो लार्क उनके साथ जाने की जिद करती है। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद थॉरिन मान जाता है। जब ये ग्रुप कैंप लगाने के लिए रुकता है तो थॉरिन को थोड़ा अजीब लगता है और वो ध्यान भटकाने के लिए अपनी छोटी बांसुरी बजाने लगता है। बाकी लोग उसे सीखने की गुजारिश करते हैं और सबको वो संगीत बहुत पसंद आता है, जिससे थॉरिन को वहाँ अपनापन महसूस होने लगता है। कुछ दिनों बाद वो होमो सेपियंस के एक गांव में पहुँचते हैं, जहाँ के लोग थॉरिन और उसके परिवार का खुशी खुशी स्वागत करते हैं। वो जल्द ही वहाँ बस जाते हैं और उस समाज में घुल मिल जाते हैं। थॉरिन को वहाँ के बच्चों के साथ खेलना भी अच्छा लगता है। जब लार्क बड़ी हो जाती है तो वो उस आदमी से शादी कर लेती है जिसने उन्हें बचाया था। दोनों परिवार उन्हें अपना आशीर्वाद देते हैं और सब मिलकर उनकी शादी का जश्न मनाते हैं। अब कहानी 2025 में पहुंचती है, जहां क्लेयर और उसका को-वर्कर ग्रेग थोड़ा रोमांस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर बात बन नहीं रही। उन्हें एहसास होता है कि वो दोनों बहुत ज्यादा नशे में हैं और उन्हें रुक जाना चाहिए। ग्रेग सोना चाहता है, पर क्लेयर उसे अपने अपार्टमेंट से बाहर निकाल देती है। जब वो पूछता है कि क्या वो फिर कभी ये कर सकते हैं, तो क्लेयर उसे मना कर देती है और बहाना बनाती है कि वो काम पर जा रही है। ग्रेग के जाने के बाद क्लेयर एक खिलौने का सहारा लेती है। अगली सुबह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में क्लेयर अपने काम पर जाती है। एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट होने के नाते उसे एक निएंडरथॉल का स्केलेटन स्टडी करने का मौका मिलता है। उसे ग्रेग का एक टेक्स्ट आता है, पर वो उसे इग्नोर कर देती है। लंच ब्रेक के दौरान वो ग्रेग को पास ही टहलता हुआ देखती है और उससे बचने के लिए दूसरा रास्ता ले लेती है।
क्लेयर फोन पर अपनी माँ से बात करती है और बताती है कि वो इस नए काम को लेकर कितनी एक्साइटेड है। उसके पास एक रिसर्च पेपर पब्लिश करने का मौका है जिससे ये पता चल सके कि इंसानियत की शुरुआत कहाँ से हुई और शायद कैंसर का इलाज भी ढूंढा जा सके। शाम को क्लेयर आखिरकार ग्रेग को एक बहुत ही साधारण सा जवाब भेजती है। कुछ समय बाद काम पर जाते वक्त क्लेयर को अपनी माँ का फोन आता है और वो उसे इग्नोर करने का फैसला करती है। बाद में उसे ग्रेग का टेक्स्ट आता है जो उसके काम के बारे में पूछता है, जिसका वो खुशी खुशी जवाब देती है और दोनों थोड़ी देर चैट करते हैं। फिर उसकी माँ का दोबारा फोन आता है तो इस बार वो उठा लेती है। ये सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है कि उसकी माँ को कैंसर है और उनके पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। क्लेयर कॉरिडोर में ही रोने लगती है। शाम को वो एक पार्टी में जाती है जहाँ उसकी टक्कर ग्रेग से होती है। वो दोनों उसके अपार्टमेंट जाते हैं और इस बार क्लेयर को वो सुकून मिलता है जो वो चाहती थी। लेकिन ये ज्यादा देर नहीं चलता और क्लेयर तुरंत वहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसे वैंकूवर के लिए सुबह की फ्लाइट पकड़नी है। अगले दिन क्लेयर अपनी माँ के घर पहुँच जाती है। वो मानती है कि वो खुद को बहुत लाचार महसूस कर रही है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो दोनों साथ में हॉस्पिटल जाते हैं और क्लेयर को अपनी माँ का ट्रीटमेंट होते हुए देखना पड़ता है। शाम को वो ग्रेग को वीडियो कॉल करती है और ग्रेग उससे बात करके बहुत खुश होता है, भले ही उसके लिए ये आधी रात का वक्त हो। क्लेयर कोशिश करती है कि उनकी बातें हल्की फुल्की रहें, पर आखिरकार वो टूट जाती है और उसे बता देती है कि उसकी माँ मर रही है। ग्रेग जितना हो सके उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। जब क्लेयर वापस काम पर जाती है तो वो ध्यान नहीं लगा पाती क्योंकि उसकी माँ बार बार कॉल करती रहती है और क्लेयर उनसे वादा करती है कि वो वीकेंड पर फिर से मिलने आएगी। बाद में वो ग्रेग से मिलती है और थोड़े रोमांस के बाद उसे बताती है कि शायद उसे अपनी माँ के साथ रहने के लिए नौकरी छोड़नी पड़ेगी। वो इस बात से पूरी तरह टूट चुकी है कि उसे अपने करियर को बदल देने वाले इस काम को अलविदा कहना पड़ सकता है। 1 घंटे बाद क्लेयर डीन के साथ मीटिंग करती है और ऑफिशियली नौकरी छोड़ देती है। वो ग्रेग को सिर्फ एक मैसेज भेजकर देश छोड़कर निकल जाती है। प्लेन में वो अपने आंसू नहीं रोक पाती। कुछ दिनों बाद क्लेयर मदद के लिए ग्रेग को कॉल करती है। उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उसे लग रहा है कि वो शायद अब कभी यूएसए वापस नहीं जा पाएगी, इसलिए उसे डर है कि उनका रिश्ता शायद ना बच सके। हालांकि ग्रेग को अभी भी उनके साथ वाले भविष्य की उम्मीद है। कुछ समय बाद क्लेयर की माँ की आखिरकार मौत हो जाती है और क्लेयर मदद के लिए फिर से ग्रेग को कॉल करती है। अगले दिन क्लेयर उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर ग्रेग काम में बिजी होता है, इसलिए वो फिलहाल उसे इग्नोर कर देता है। बाद में वो उसे वापस कॉल करता है पर अब क्लेयर बिजी होती है और उसे जल्दी फोन रखना पड़ता है। शाम को वो ग्रेग को टेक्स्ट करती है जब वो दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है और ग्रेग थोड़ा उलझन में होता है कि क्या करे। कई हफ्तों बाद दोनों वीडियो कॉल पर होते हैं और क्लेयर कहती है कि उन्होंने साथ रहने से ज्यादा वक्त एक दूसरे से दूर बिताया है। वो गुस्से में भड़ास निकालने लगती है कि वो अब ये सब और नहीं झेल सकती, पर तभी अचानक उसके मुंह से निकल जाता है कि वो उससे प्यार करती है। ग्रेग को ये सुनकर मजा आता है और वो बदले में उसे आई लव यू कहता है, पर क्लेयर अभी भी थोड़ी चिढ़ी हुई होती है। कुछ वक्त बाद ग्रेग क्लेयर के साथ रहने के लिए आ जाता है। क्लेयर उसे बताती है कि उसने यूनिवर्सिटी को इस बात के लिए मना लिया है कि वो अपनी रिसर्च का काम घर से ही जारी रखेगी। ग्रेग उसे एक नेकलेस देकर हैरान कर देता है जो उसी छोटी सी चीज से बना होता है जो उस नियांडरथल स्केलेटन ने पकड़ी हुई थी जिस पर क्लेयर रिसर्च कर रही थी। क्लेयर को वो बहुत पसंद आता है और वो उसे किस करती है, पर साथ ही उसे थोड़ा अजीब भी लगता है क्योंकि वो जानती है कि वो चीज चुराना गलत था। 2029 की छुट्टियों में न्यू ईयर्स ईव पर दोनों सो जाते हैं और उनकी आंख तब खुलती है जब रात के 12 बजे पड़ोसी जश्न मनाना शुरू करते हैं। एक प्रेग्नेंट क्लेयर सोचती है कि क्या उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये अभी भी अतीत में अटका हुआ है, पर ग्रेग को वहाँ रहना पसंद है। फिर क्लेयर सोचती है कि क्या उसे प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। वो काफी नर्वस दिखती है तो ग्रेग उसे कहता है कि फिलहाल उन्हें सो जाना चाहिए। क्लेयर पहले अपने बेटे को चेक करती है और मानती है कि वो पक्की तौर पर नहीं कह सकती कि उसे ये नौकरी लेनी चाहिए या नहीं, क्योंकि ये उसे उसके परिवार से दूर कर देगी। जब ये कपल बच्चों को म्यूजियम ले जाता है तो उन्हें वहाँ थॉरेन की बांसुरी डिस्प्ले में मिलती है। वहाँ बनी नियांडरथल आर्ट भी बिल्कुल थॉरेन जैसी दिखती है, जिससे ये इशारा मिलता है कि वो स्केलेटन थॉरेन का ही था और क्लेयर का नेकलेस हेरा का था। टूर गाइड कहता है कि नियांडरथल्स होशियार नहीं होते थे, पर क्लेयर और उसका बेटा तुरंत उसे सही करते हैं और सबूत के तौर पर उस बांसुरी की तरफ इशारा करते हैं। गाइड के जाने के बाद क्लेयर अपने बेटे को एकजुटता की अहमियत याद दिलाती है और बताती है कि कैसे नियांडरथल्स और होमो सेपियंस ने मिलकर परिवार बनाए थे। अब कहानी दूर भविष्य में पहुंचती है, जहां लंबी उम्र वाली पायलट कोकली एक बहुत ही एडवांस्ड स्पेसशिप में जागती है। वो एक्सरसाइज करते हुए अपने एआई को पायलट रॉस्को से चैट करती है और पूछती है कि क्या वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। वो पिछले 210 सालों से सफर कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि अभी भी 126 साल का सफर बाकी है। कोकली एक मजाक करती है, पर वो अंदर से बहुत अकेलापन महसूस कर रही है। कुछ रिपेयर्स करने के बाद कोकली लंच करती है।
सारा खाना पुराने मशहूर पकवानों का सिर्फ एक प्योरे रूप है। खाते वक्त कोकली टेबल पर लगे स्क्रीन से खेलती है और शिप के इम्पैक्ट डिसेलरेशन के बारे में बात करती है। रॉस्को उसे बताता है कि ये उसका काम है और वो कोकली की मानसिक हालत को लेकर चिंतित है, खासकर इसलिए क्योंकि कोकली ढंग से सो नहीं पा रही है। फिर कोकली अपने पौधों को चेक करती है और सोचती है कि क्या उन्हें काफी पानी मिल रहा है। रॉस्को मिट्टी की जांच करता है और कंफर्म करता है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद रॉस्को ऐलान करता है कि ऑक्सीजन का लेवल 1% नीचे गिर गया है। कोकली ग्रीन हाउस में पौधों को चेक करती है और देखती है कि उनमें से कुछ बीमार है। उन्हें ग्रीन हाउस को डिसइंफेक्ट करना पड़ेगा और गंदगी का पता लगाने के लिए सैंपल्स इकट्ठा करने होंगे। हालांकि माना जाता है कि वहाँ कोई कंटामिनेंट होना ही नहीं चाहिए। कुछ घंटों बाद बीमार पौधों को हटाने की वजह से 4.5% प्रोडक्टिव मास का नुकसान हो जाता है। कोकली इस बात से काफी परेशान है और चाहती है कि वो कुछ अच्छा सुने, तो रॉस्को उसे एक मजेदार चुटकुले के साथ सरप्राइज करता है। टेस्ट करते वक्त कोकली रॉस्को से पूछती है कि गलती की गुंजाइश कितनी है। रॉस्को समझाता है कि अगर 6% से ज्यादा पौधे खराब हुए तो मिशन फेल हो जाएगा और कोकली मौत के इस एहसास पर हल्के से हंस देती है। वो पहले ही 5% खो चुके हैं, इसलिए उसे जल्द ही इन्फेक्शन की वजह ढूंढनी होगी और उसे रोकना होगा। कुछ घंटों बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं आता। रॉस्को पूछता है कि मौत के बारे में सोचना कैसा लगता है, पर कोकली इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। कोकली रॉस्को से कहती है कि ऑक्सीजन की बर्बादी बचाने के लिए सारी गैर जरूरी इलेक्ट्रिकल यूनिट्स बंद कर दे, भले ही इससे ज्यादा फर्क ना पड़े। रोशनी बंद हो जाती है और कोकली एक फ्लैशलाइट की मदद से अपना काम जारी रखती है। फिर रॉस्को इंसानी दिमाग के बारे में कुछ फिलोसफिकल बातें करने की कोशिश करता है, पर तभी एक एंटीवायरल फॉर्मूला का अलर्ट आने पर वो रुक जाता है। कुछ ही देर में पौधों पर एंटीवायरल का छिड़काव किया जाता है, पर अफसोस वो काम नहीं करता। कोकली स्क्रीन बंद कर देती है क्योंकि वो अब और डराने वाले नंबर्स नहीं देख सकती। कुछ देर हालात पर गौर करने के बाद उसे एक आइडिया आता है। क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कौन सा पौधा वायरस का जरिया है, इसलिए उन्हें सबको खत्म कर देना चाहिए। एक बार जब ऑक्सीजन साफ हो जाए तो वो नए पौधे लगा सकते हैं। रॉस को इशारा करता है कि अगर सारे पौधे मार दिए गए तो शिप पर काफी ऑक्सीजन नहीं बचेगी, जिससे उनके साथ जा रहे इंसानी एम्ब्रियोज पर बुरा असर पड़ेगा। कोकली को एहसास होता है कि 98% ऑक्सीजन वही इस्तेमाल करती है, इसलिए वो कहती है कि उसे खुद को खत्म कर लेना चाहिए ताकि रॉस्को बच्चों को नए प्लैनेट तक ले जा सके, जहां रोबोट्स बाकी सारा काम कर लेंगे। रॉस्को को नहीं लगता कि एक एआई बच्चों की परवरिश कर सकता है, इसलिए वो इसके बजाय ऑक्सीजन बनाने के दूसरे रास्ते ढूंढना चाहता है। उसे ये देखने के लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी होंगी कि क्या वो एक बैकअप ग्रीन हाउस तैयार कर सकते हैं। कुछ समय बाद रॉस्को कहता है कि उन्हें सेकेंडरी ग्रीन हाउस को कंप्यूटर स्पेस में लगाना चाहिए। वो शिप पर मौजूद काई का इस्तेमाल करके मेन फ्रेम को पौधों में बदल सकते हैं। इससे ऑक्सीजन सीधे लाइफ सपोर्ट सिस्टम तक पहुंच जाएगी। कोकली इशारा करती है कि ऐसा करने से एआई हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, पर रॉस्को का मानना है कि उसके लिए सबसे बड़ा मकसद इंसानियत का बचना है। क्योंकि कोकली इसे कौन पहले कुर्बानी देगा का खेल नहीं बनाना चाहती, इसलिए रॉस्को एक सिमुलेशन चलाने के लिए राजी हो जाता है ताकि देखा जा सके कि मिशन पूरा करने की ज्यादा संभावना किसकी है। अगली सुबह रॉस्को कोकली से कहता है कि वो सिमुलेशन नहीं चला सकता क्योंकि वो उसके व्यवहार का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। कोकली को इस बात पर यकीन नहीं होता और वो उसे असली नतीजा बताने पर मजबूर करती है। कोकली के मिशन पूरा करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब वो इसके पीछे की मैथ देखना चाहती है तो रॉस्को उसे दिखाना नहीं चाहता। फिर कोकली खुद सिमुलेशन चेक करती है और देखती है कि दोनों के बीच सिर्फ 0.2 का फर्क है। वो नंबर्स को दोबारा चेक करती है और नोटिस करती है कि उसकी तरफ एक लक फैक्टर यानी किस्मत का साथ जुड़ा हुआ है। रॉस्को समझाता है कि इंसानों में क्रिएटिविटी और किस्मत से जुड़ा एक ऐसा फैक्टर होता है जिसका हिसाब लगाना उसके लिए मुश्किल है। कोई और रास्ता ना होने पर कोकली मैनुअल निकालती है और रॉस्को को बंद करने का तरीका ढूंढती है। वो हथियारों का इस्तेमाल करके दीवार का एक पैनल खोलती है और कंप्यूटर का मेन फ्रेम ढूंढ लेती है। रॉस्को उसे पोडियम पर लगे लेवर के बारे में बताता है और यकीन दिलाता है कि इससे उसे कोई दर्द नहीं होगा। जब कोकली उससे आखिरी अल्फाज पूछती है तो रॉस्को उसे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखने को कहता है। कोकली रोते हुए कहती है कि रॉस्को ही उसका इकलौता दोस्त था और फिर वो एआई को बंद करने के लिए लेवर खींच देती है। अगली सुबह कोकली को पहले से कहीं ज्यादा अकेलापन महसूस होता है क्योंकि अब बातें करने के लिए रॉस्को वहां नहीं होता। लेकिन ये अकेलापन उसे कंप्यूटर रूम को एक नए ग्रीन हाउस में बदलने से नहीं रोकता। देखते ही देखते वहां पौधे उगने शुरू हो जाते हैं। कुछ हफ्तों बाद उस कमरे की ऑक्सीजन 100% साफ हो जाती है। आगे बढ़ने के लिए तैयार कोकली एक बार फिर मैनुअल चेक करती है ताकि आर्टिफिशियल वूम्स के बारे में पढ़ सके। ये बेहद पेचीदा काम है, पर वो किसी तरह नर्सरी में एक वूम सेटअप कर लेती है। बदकिस्मती से सिर्फ कुछ ही घंटों में ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। कोकली हार मानने से मना कर देती है और बार बार एक्सपेरिमेंट दोहराते हुए अपनी रिसर्च जारी रखती है। कई नाकाम कोशिशों के बाद
आखिरकार कोकली एक बच्चे को पैदा करने में कामयाब हो जाती है, जिसका नाम वो वी रखती है। जब वी थोड़ी बड़ी होती है तो कोकली उसे बताती है कि कैसे धरती खत्म हो रही थी, इसलिए नए प्लैनेट पर एक नई सभ्यता शुरू करने के लिए ये शिप बनाया गया था। वो ये भी बताती है कि इस प्लान को पूरा करने के लिए इस शिप पर मौजूद हर किसी का डीएनए बदल दिया गया था। ये बच्चे बहुत तेजी से बड़े होते हैं ताकि वो जल्द से जल्द आबादी बढ़ा सके, लेकिन कोकली की उम्र बहुत धीरे धीरे बढ़ती है ताकि वो इस मिशन को पूरा कर सके। वो इस नियम का एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इंसानों को ये समझ आ गया था कि हमेशा के लिए जिंदा रहना असल में एक बुरा आइडिया है। तभी इन तीनों कहानियों के बीच का संबंध बिल्कुल साफ हो जाता है। थॉरिन नई पीढ़ी को आग जलाना सिखाता है। दूसरी तरफ क्लेयर अपना ज्ञान अपने बच्चों को देती है और ग्रेग को एक बेहतर पिता बनने के लिए प्रेरित करती है। जब उन्हें फैमिली टैबलेट पर कुछ नॉटी मूवीज मिलती हैं, तो वो ग्रेग से अपने बेटे से इस बारे में बात करने को कहती है। कोकली 2 और बच्चों को जन्म देती है और वी को इनका ख्याल रखना सिखाती है ताकि वो कभी अकेली न रहे। वो सब मिलकर कंप्यूटर रूम के पौधों की देखभाल करते हैं और जब भी वहां दाखिल होते हैं तो हमेशा थैंक्स रॉस को कहते हैं। वो वी से दिन में हजारों सिमुलेशंस भी करवाती है ताकि किसी भी संकट के लिए तैयार रहा जा सके। वी को ये सिमुलेशंस पसंद नहीं है क्योंकि वो अक्सर फेल हो जाते हैं, इसलिए कोकली उसके साथ थोड़ी सख्ती से पेश आती है। अगर किसी दिन कोकली को कुछ हो जाए तो वी को पूरी तरह तैयार रहना होगा ताकि वो कमान संभाल सके और क्रू के बचने की लड़ाई लड़ सके। अतीत में लार्क अपने बच्चे को जन्म दे रही है। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वही नेकलेस उसे सौंप दिया जाता है। उस रात थॉरिन आग के पास आराम करता है और इस सुकून के साथ दम तोड़ देता है कि उसका परिवार सुरक्षित है। जब परिवार उसे दफनाता है तो वो दीवार पर एक और हाथ का निशान बनाते हैं और उसके हाथ में वो नेकलेस रख देते हैं। प्रेजेंट में क्लियर और ग्रेग अपने जवान बेटे को एलेक्जर नाम की एक नई साइंस के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जो लोगों को लंबी उम्र देने में मदद करेगी। बैक स्टेज वो अपने बेटे के लिए एक सपोर्ट मैसेज के साथ वो नेकलेस छोड़ देते हैं। घर वापस आते वक्त वो एलेक्जर के बारे में चर्चा करते हैं और इस बात पर राजी होते हैं कि वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते, क्योंकि हमेशा का जीवन इसे असंभव बना देता है और अंत का होना ही जिंदगी को असली मायने देता है। जब क्लियर बुढ़ापे की वजह से दम तोड़ती है तो उसके बेटे उसके बिस्तर के पास बैठकर रोते हैं। फ्यूचर में अलार्म बजने लगता है क्योंकि स्पेसशिप थरथराने लगती है और आखिरकार नए प्लैनेट पर लैंड हो जाती है। कोकली अपना सूट पहन लेती है क्योंकि बाहर की जांच पड़ताल की जिम्मेदारी उसकी है। जाने से पहले वो एक ड्रॉअर खोलती है जिसमें वही नेकलेस रखा है और वो उसे वी को दे देती है। ये इस बात का इशारा है कि अब कमान वी के हाथों में है। स्पेसशिप का दरवाजा खुलता है और कोकली फूलों से भरी एक जमीन पर कदम रखती है। बहुत सालों बाद इंसानियत ने आखिरकार एक नया समाज खड़ा कर लिया है। वी इतनी तेजी से बड़ी होती है कि वो कोकली से पहले ही बुढ़ापे की वजह से दम तोड़ देती है और उसे उसी नेकलेस के साथ दफना दिया जाता है। कोकली वापस अपने पुराने स्पेसशिप में जाती है और दुख में पूरी तरह टूट जाती है, क्योंकि किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की मौत अपनी आंखों से नहीं देखनी चाहिए।